ये कहानी है एक सैनिक की, ये कहानी है एक शिक्षाविद की, ये कहानी है एक संकल्प की। ये यात्रा शिक्षा की यात्रा मेरी नहीं है, ये समाज की यात्रा है। मैं भूमिका निभा रहा हूँ भाई। चेतना की पहली किरण पड़ी और जब वो सपना हुआ, उस सपने को जीने वाले लोगों को भारत कहा गया। आंतरिक खोज हुई और गहरे रहस्यों को जाना। पर्पस यही था, इंसान के होने का कारण क्या था। नहीं तो पेड़ पौधे मट्टी हवा सब संतुष्ट थे। किसी ने कहा है युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या वो युद्ध से भागे होंगे। अध्यात्म है क्या? समग्रता में अपने अर्थ की पहचान। संस्कृति कहती है कि देना है और स्वार्थ कहता है कि लेना है। ये देने से और लेने तक का जो सफर है वो उसके बीच में शिक्षा है। शिक्षा का पर्पस क्या? जो समझे हो तो समझा दो, सीखो हो तो सिखा दो, कर चुके हो तो करवा दो। नमस्ते, मेरा नाम शिव सिंगल है। द बिजनेस सर्कल के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। ये कहानी है एक सैनिक की, ये कहानी है एक शिक्षाविद की, ये कहानी है एक संकल्प की और अनुसंधान की और उनके योगदान की, जिसने भारत को एक शानदार एजुकेशन मॉडल दिया और उसकी सराहना न केवल हमारे देश में हुई अपितु पूरे विश्व ने इसको सम्मानित किया। आज हम मुलाकात करेंगे हमारे लर्नेड अशोक कुमार ठाकुर जी से और जानेंगे उनके जीवन की अतुलनीय अद्भुत यात्रा को। अशोक कुमार ठाकुर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। इस विशेष अंक में, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। समाज की बहुत सारी समस्याएं, शिक्षा जीवन की बहुत सारी समस्याएं, स्कूल की बहुत सारी समस्याएं, कौन सा दर्द था, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है? बहुत सुंदर सवाल शिव जी। सच में अगर मैं ये देखूं तो मैं इसमें नियति का बहुत एक योजना मानता हूं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अगर पूरे ब्रह्मांड को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो सबसे पहले मटेरियल वर्ल्ड आता है, जिसमें मिट्टी पानी हवा आदि है। उसके बाद प्लांट वर्ल्ड आता है, उसके बाद एनिमल वर्ल्ड आता है, और चौथा ज्ञान वर्ल्ड, नॉलेज वर्ल्ड, जिसके अंदर पूरा मूवमेंट ही नॉलेज से है। जब इस नॉलेज वर्ल्ड का जन्म हुआ इवोल्यूशन के दौर में, तो पहली तीनों अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, कंप्लीट ऑर्डर में थी। वो एक दूसरे की पूर्ति कर रही थी और एक दूसरे से अपनी स्थापना कर रही थी। परंतु जब ये ज्ञान वर्ड आया, ये ज्ञान अवस्था आई, यकीन मानिए इसी शिक्षा से, इस शिक्षा के ना होने से ये अवस्था भ्रमित हो गई। क्योंकि जानवरों के पास कल्पना शक्ति और कर्म स्वतंत्रता नहीं थी जी। वो बहुत कल्पनाएं नहीं कर सकते थे। लाखों साल पहले जिन जानवरों ने जन्म लिया, या गोरैया या शेर या जिन्होंने भी, आज भी वो वैसे ही घोंसले में रहते हैं, वैसे ही बोलते हैं। बहुत कल्पनाशीलता नहीं थी। बिल्कुल ठीक। ये इंसान आया कंदराओं से, गुफाओं से निकलकर आज बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्टडिंग रूम और गेस्ट रूम तक पहुंच गया। ये ज्ञान के कारण हुआ, ये कल्पना शक्ति के कारण हुआ, ये कर्म स्वतंत्रता के कारण हुआ। परंतु हुआ क्या? इस कल्पना शक्ति के कारण, क्योंकि मन सोचने के लिए था जी। उसने इतना सोचा, क्योंकि दिशा ना होने के कारण, सही शिक्षा ना होने के कारण इतना सोचा कि वो अति भोग और बहुभोग में फंस गया। उसको लगा कि शरीर को अति भोग और बहुभोग करना ही शिक्षा का पात्र है। अशोक जी, आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट है ना शिक्षा है।
वहाँ से आप अपनी यात्रा एक सैनिक के रूप में शुरू करते हैं और शिक्षा की इतनी गहराइयों तक पहुँचते हैं। मैं आपके जीवन के वो पहलुओं को जानना चाहता हूँ शुरुआत के दौर के, कि कैसे, किसने प्रेरित किया आपको इन रहस्यों तक पहुँचने के लिए? शिव जी, मैं सच बताऊं, बहुत से लोगों को, क्योंकि भारत ना कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई तथ्यों का देश भी नहीं है। ये तो एक ऐसी संस्कृति का देश है, ऐसे भारतीयतों का है जो सत्य की खोज, सत्य को जानने और समझने के लिए पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपने को समर्पित करते रहे, क्योंकि विविधताओं का देश है। जी। हम लोग बोलते हैं विविधताओं में एकता है, थोड़ा सा इसको पलट के देखिए, ये एकता विविधता से प्रकट हो रही है भाई। राइट। अब क्या होता है कि यहाँ नियति का, क्योंकि रहस्य आत्मक ज्ञान की खोज में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। हमने कोई प्रोफेसर, वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि और पेंटर पैदा नहीं किए, क्योंकि जब चेतना की पहली किरण पड़ी और जब वो सपना हुआ, उस सपने को जीने वाले लोगों को भारत कहा गया। ये मिट्टी में है हमारी, ये हमारी मिट्टी में संस्कृति में है, ये हमारी संस्कृति में है। ये कोई इसमें आप बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लेते हैं, आप बहुत ही समृद्ध परिवार में पैदा होते हैं, ये कोई कारण नहीं है। इनका कोई कारण ही नहीं है। भारत, लोग कहते हैं कि भारत वैज्ञानिक और खोजों का देश नहीं है। अरे, सत्य की खोज में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, हमने कोई समान प्रोडक्ट नहीं बनाए, हमने सत्य को जीने के लिए एक ऋषि को मनुष्यता का, ह्यूमैनिटी का सिंबल बनाया है भाई। यस यस। हमने बिल्डिंग बनाने पे जोर नहीं किया। आप कह सकते हो कि भौतिक विकास हमारा बहुत नहीं रहा, आप कह सकते हो कि हम बिल्डिंगें नहीं बनाई, हमने पेटेंट नहीं करे, आप कह सकते हो हमने लियोनार्डो दा विंची वाली पेंटिंग नहीं बनाई, कह सकते हो जी, मगर हमने इंसान बनाए। अंदर की खोज हुई, आंतरिक खोज हुई और गहरे रहस्यों को जाना। पर्पस यही था, इंसान के होने का कारण क्या था। नहीं तो पेड़ पौधे, मट्टी, हवा सब संतुष्ट थे, कारण क्या था। इसी कारण की खोज में चेतना के स्तर पर भारत ने जो कार्य किया, जिस सत्य को खोजना, स्वयं को समझना और वर्तमान के अभ्युदय मतलब उठने में अपनी भागीदारी को निश्चित करना। कण कण में भगवान, जब तक ले हमने देखा एनवायरमेंट लॉस नहीं हुआ। कहाँ लुप्त हुआ ये सब? जब हम दुनिया को फॉलो करने लग गए ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या रहा, हम स्वयं को छोड़ करके उस भौतिक समृद्धि, उसको समृद्धि भी ना बोले, भौतिक चमक को देख करके हम पीछे पड़ गए और यहाँ फेल हुआ। यहाँ फेल हुआ भारतीय ज्ञान व्यवस्था। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी इस पूर्वोत्तर देशों ने पश्चिम की चक्काचौंध से स्वयं को प्रेरित करके जिस चीज के लिए वो बने थे वो छोड़ करके दूसरे को पाने में, मैंने इसी को स्कूल में सेल्फ कंपटीशन पे लगाया कि स्वयं को छोड़ के दूसरे को पाने का प्रयास किया, ना खुद रहा ना वो रहा। अगर मैं बेस्ट आलू हूं तो मैं बेस्ट अंगूर काहे को बनने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इसीलिए स्कूल की पहला गेट पे पहली एंट्री यहीं से करी कि आप जो हो, आपका कंपटीशन आपको 24 घंटे करना चाहिए, क्योंकि अभी आता कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ 24 घंटे होना चाहिए, नहीं तो आदमी आदमी नहीं रहेगा। आदमी जब अपने से नीचे गिर जाता है, इसी को नीचता बोलते हैं जी। आदमी जब अपने में रहे, मनुष्यता में रहे, स्व में रहे, यकीन मानिए ये धरती स्वर्ग हो जाएगी और मनुष्य हो जाएंगे देवता। किसी ने कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या वो युद्ध से भागे होंगे। वाह वाह। तो कहीं ना कहीं जीवन संग्राम है, हर मिनट अस्तित्व की लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई है। पर वही कंपटीशन अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और स्पेशली स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन को देखते हैं, तो वो कंपटीशन स्ट्रेस लेके आ रहा है।
वो कंपटीशन आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो उस कंपटीशन से ना केवल स्कूलों में बच्चों पे बल्कि पेरेंट्स और पूरे समाज पे असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको किसी ना किसी रूप में गलत परिभाषित कर दिया। देखिए, कंपटीशन जब आप दूसरे से करेंगे, हाँ। क्योंकि आप खुद तो है नहीं, यस यस, तो स्ट्रेस होगा ही होगा। हाँ, क्योंकि आप जो नहीं हैं वो बनने का प्रयास कर रहे हैं। आपका अस्तित्व उस चीज के लिए बना ही नहीं है। भाई, अध्यात्म भारत की पहचान है। अध्यात्म है क्या? समग्रता में अपने अर्थ की पहचान, यही तो अध्यात्म है। हाँ। कि इस पूरी समग्रता में आप कहाँ हैं भाई साहब। और हमारा जो फैमिली सिस्टम था, हमारा जो सोशल सिस्टम था, उसने अपनी पावर खो दी और बाहर ढूंढने लग गया ताकत को, और ताकत अंदर थी उसके अंदर। मैं अक्सर बोलता हूं कि जो ज्ञान की गंगोत्री से जो प्रवाह निकला उसको हमने धारा बोला। हाँ। परंतु अगर इसी को हम उलट दें, मतलब बाहर जाने की जगह अंदर चलने लग जाएं, तो ये धारा राधा बन जाती है, ये श्री कृष्ण की तरफ चल जाती है। तब धारा मैं की जगह हम राधा मैं हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और ये फिर भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों की शुरू हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि क्योंकि आपकी यात्रा सैनिक के रूप में शुरू हुई भारतीय सेना में, और आपने वहां भी अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, तो मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि वो कैसा आपका समय था, वहां क्या भाव थे आपने, और वहां से शिक्षा में कैसे आपकी एंट्री हुई। मैं उससे थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। जी। दिल्ली हम लोग 65-66 में पहुंचे। मेरे माता पिता कार्य की खोज में यहाँ आए, यूपी बलिया से। जी। वो समय था जब ज्यादा बच्चे ज्यादा फायदा। हाँ। क्योंकि एक बच्चा राशन की लाइन में, हाँ। एक बच्चा कोयले की लाइन में, एक बच्चा चीनी की लाइन में, जी। और कोई सा बच्चा सवेरे उठ के दूध की लाइन में। हाँ। तो ज्यादा बच्चे ज्यादा फायदा। जी। अब हम 3 भाई थे, पढ़ाई कम थी क्योंकि पूरे परिवार को अपना जिंदा रहने का संघर्ष था। ज्ञान व्यान तो बहुत बात की बातें थी हमारे लिए। जी। मुझे कभी कभी लगता था हम तो वो लावारिस थे जिनके वारिस थे। हाँ। स्कूल में गया, एक एमसीडी का स्कूल था जनक मोती नगर में, आज भी है। जी। 7:30 बजे वो गेट खोल देते थे, 12:30 दोपहर बंद कर देते थे। 7:30 खुलते हम अंदर आ जाते थे, 12:30 चले जाते थे। मुझे नहीं पता लगा कि मैं 1ली से 5वीं कब आया। मास्टर जी को पता था क्योंकि एक ही कमरे में पढ़ते थे। हाँ। वो 1ली से 5वीं आ गए हम लोग। जी। मास्टर जी 12:30 खोल देते थे। ज्ञान व्यान के तो उनको पता, हमें तो पता नहीं चली। जी। फिर 6ठी का स्कूल आ गया, मोती नगर का पुरी का स्कूल था, आज भी है। जी। व्यवस्था सेम थी, बस स्कूल का नाम बदला था। ओके। इंग्लिश आई पहली बार, जॉन मैरी डेविड आए। जी। वो तो भला हो, मैरी की फोटो लगी होती थी, ये तो हमें वो लड़का समझ आती। अब पढ़ाई शुरू करी। जी। बहुत अच्छा सिस्टम था कि 2 ही ऐसे आते थे, एक माई बेस्ट फ्रेंड, एक माई पेट एनिमल। राइट। और मास्टर जी इतने अच्छे थे, वो कहते थे हर 3rd टर्म में चेंज कर देना नाम सिर्फ, जी। क्योंकि हर एनिमल के 4 पैर होंगे, 2 कान होंगे, एक पूंछ होगी, सिर्फ आपको नाम चेंज करना है। और दोस्त में भी ऐसा ही होगा, जी। सिर्फ आपको चेंज करना है। तिमाही में रमेश, 6माही में सुरेश, जी। और 9माही में महेश। जी। आप मानेंगे नहीं, 6ठी से 8वीं हम पास कर गए। जी। इंग्लिश में इतनी आती थी कि 10 में से 3, 20 में से 7, 30 में से 10 और 40 में से 13 के मास्टर थे। माता पिता को पता था इससे कम तो आएंगे नहीं, लड़का लाएगा नहीं, जी। और इससे ज्यादा की हमारी काबिलियत नहीं थी। ठीक है। 10वीं तक इंग्लिश ऐसे ही चलती रही। बाद में एक और एप्लीकेशन, पहले सिकलीव आती थी, आज भी याद है। जी। बाद में कंसेशन की ओर आ गई, और 2 ऐसे और जुड़ गए, पिकनिक और जर्नी जी। वाले, स्पोर्ट्स वाले। जी। इंग्लिश आई नहीं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाया नहीं, इंग्लिश से डराया। हाँ। मैं बचपन से जानता था मेरे में काबिलियत तो है। जी। हर बच्चा अपने को पहचान लेता है, और ये पूरी दुनिया का काम होता है वो अपने को पहचाने ना। क्योंकि इस पूरी दुनिया को हेडलेस, थॉटलेस बट ओबीडियंट, नियम को मानने वाले लोग चाहिए थे। जब भी आपने अपने को पहचाना, समाज ने इसको बाहर निकाल दिया। हाँ, खतरा हो गया वो। खतरा हो गया समाज के लिए वो, क्योंकि इनको समाज नहीं चाहिए थे, इनको मरी हुई जिंदा शरीर चाहिए थे। फॉलोअर्स चाहिए।
वो फॉलोवर भी थोड़ा तो सोचता होगा, बिल्कुल डेड लोग चाहिए थे। क्या हुआ, मैं पहचान चुका था। जी 10वीं पास करी, 12वीं 10वीं में मैंने कॉमर्स ली, 11वीं में। जी आप हैरान होंगे शिवा, मैंने कॉमर्स क्यों ली, मेरे दोस्त ने ली थी, विजय कक्कड़ ने। ओके हाँ उसने क्यों ली, उसके पिता ने बताई। सही बात है। मुझे बीकॉम सेकंड ईयर तक समझ नहीं आया कि डेबिट में आता है या डेबिट में जाता है। ठीक है। एक पीरियड में टीचर कहे डेबिट मीन्स व्हाट गोज आउट, और अगले पीरियड में कहे डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन। मैंने कहा सर पहले आप तय कर लो क्या करना है। मेरा सस्पेंस अकाउंट बढ़ जाता है बार बार। उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं था, मेरी शिक्षा से लेना देना नहीं था, क्योंकि शब्दों को याद करना था, और जो मुझे कहा उसको रिपीटिशन करना, इसको शिक्षा बोला। जी 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 ना ये साक्षरता थी, ना ये शिक्षा थी, जी ये एक ट्रेडमिल की दौड़ थी। हाँ अब मुझे लगा कि यार ये तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति इस धरती पर जन्म ले रहा है अपने को सिद्ध करने के लिए, हाँ अपनी तृप्ति के लिए। ये तो मुझे और उलझा दे रहे हैं। ठीक बात खैर है। मुझे लगा, मैंने कहा कि पहले जो, क्योंकि मैं यूपी बलिया से था, शरीर में बागीपन था, एनवायरनमेंट में बागीपन था, शरीर तो वैसा ही था। हाँ मैंने सबसे पहले इस बागीपन को शांत करने के लिए सेना ज्वाइन करी। ओके 84 में मैंने सेना जाट रेजिमेंट ज्वाइन करी, अच्छा हिंदुस्तान की टफ रेजिमेंटों में रेजिमेंट। बिल्कुल मतलब वहां तो कल्चर ही फिजिकल कल्चर होता है और कुछ होता ही नहीं। हम्म बिल्कुल शुष्क व्यक्ति, विचार में हार्ड ड्राई आदमी। मुझे मजाक में याद आता है, मेरा इंस्ट्रक्टर कहता था कि हेलो कहाँ है वो दिल्ली का गोलगप्पा। अच्छा बोले बेटा भाग जा, हम तेरी डेजर्टर की रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। अच्छा तो मैं कहता था नहीं सर, मैं जाऊंगा नहीं सर, जाऊंगा तो वर्दी पहन के ही जाऊंगा। और अब यकीन माने, जब मैं जाट रेजिमेंट से 85 में, अभी 40 साल बाद जाट रेजिमेंट गया था दोबारा, अच्छा जब मैं 85 में अक्टूबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर था, मैं घर आया वर्दी पहन के, शाम का टाइम था। मेरी माँ ने जब दरवाजा खोला, 5:30-6 बज रहे थे, हल्की सर्दी थी, मैं वर्दी में था, क्योंकि फौजी को शौक होता है। जी जी तो मेरी माँ ने मेरे को चेहरे देख के एक ही सवाल पूछा, किससे मिलना है बेटा? अच्छा क्योंकि उनका तो बेटा बहुत गोलगप्पे सा था, गोरा सुंदर सब, और जो वो आया हुआ सामने वर्दी में आदमी था, पतला, मैं 103 किलो का गया था और 72 किलो का घर आया था, पतला लंबा काला वर्दी में, पहचानना मुश्किल था। मैंने कहा माँ आपसे ही मिलना है। मेरी माँ मुझसे लिपट के रोती रही कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। उन्होंने शरीर देखा, यकीन मानिए सेना की शक्ति ने एक ऐसे संकल्पित व्यक्ति को तैयार कर दिया जो हार मानना सीख नहीं रहा था। सेना के डिसिप्लिन, क्योंकि सेना में मैंने सोचा, वहाँ की ट्रेनिंग थी, वातावरण था, और मैं धन्य करता हूँ अपनी सेना को जिसने कैसे व्यक्ति को तैयार किया कि नहीं, सोचने में समय लगाओ, जब एक बार सोच लो तो फिर वापस नहीं। संकल्प में विकल्प नहीं होगा, प्लान बी नहीं चलेगा। इस तरह का एक आदमी का निर्माण हुआ। मुझे नहीं पता कि नियति क्या तय कर रही थी, मेरे अंदर दर्द था शिक्षा का, क्योंकि मैं तैयार नहीं हुआ था। मैं बहुत काबिल आदमी था, बहुत साइंटिस्ट था, मगर वो कहते थे साइंस जब मिलेगी जब साइंस में आपके नंबर ज्यादा आएंगे। अरे मैं याद करने के लिए नहीं आया था, खोज करने के लिए आया हूं भाई। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन को स्कूलों में साइंटिस्ट चाहिए थे, स्कूलों में राजनीतिक चाहिए थे, स्कूलों में इकोनॉमिस्ट चाहिए थे। मैं तो जीवन का इकोनॉमिस्ट था, मैं तो जीवन का साइंटिस्ट था भाई। तो आप सेना में कितने समय रहे सर? 8 साल। अच्छा 8 साल करीब में रहा। मैंने 84 ज्वाइन किया और 92 1 अप्रैल को मैं घर आ गया। ओके मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स का मुझे याद आता है, मैंने 2 बार कमीशन अफसर पेपर दिया, दोनों बार टॉप किया रिटर्न में। जी और इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपसे विचार जानते हैं, जी जी मैं उस नेचर का था ही नहीं। हाँ मैं जब घर आ रहा था तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को, आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि आप सेना छोड़ना चाहते हैं,
तो मेरे सीईओ ने मुझसे पूछा क्या करोगे? जी। मैंने कहा सर मालिक बनूंगा। उसने कहा फिर सोच के बताओ क्या करोगे? मैंने कहा सर मालिक बनूंगा, सैल्यूट मार के मैंने कहा। उसने कहा देखो मैं तुम्हारा घर भी जानता हूँ, तुम कोई बड़े रियासत के कोई वारिस नहीं हो हाँ हाँ और कोई उत्तराधिकारी भी नहीं हो ऐसे, जी। और ज्ञान व्यान तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम किस चीज के मालिक बनोगे? हाँ। मैंने कहा नहीं सर मैं मालिक बनूंगा। तो उसने सूबेदार मेजर जो मेरे साथ था उसको कहा देखो चेक करो कहीं लड़के के कोई सदमा वदमा तो नहीं लग गया। जी जी जी। खैर आधे घंटे बाद दोबारा फिर इंटरव्यू हुआ। उसने कहा क्या करोगे? सर मालिक बनूंगा। जी उसने बोला मतलब? सर सब्जी बेचूंगा चाहे, जी। जिस दिन नहीं जाना होगा ना बोरी पे लिख के छोड़ दूंगा एमडी छुट्टी पे। 92 में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे हैं? क्योंकि परंपरा मालिक की होती है से बाबू, हाँ नौकर की परंपरा नहीं होती। हाँ आप कितना भी काम क्यों ना कर लें, हाँ। आप यहाँ अपनी पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, आप नौकरी करके उसके लिए रिच कर रहे हैं। ये भावना मेरे के अंदर शुरू से थी। और आपने सेना में भी काफी शौर्य कमाया। बहुत सारी ट्रेनिंगें हुई, मैं लंका में रहा, जी। बहुत सारे ऑपरेशंस में रहा, क्योंकि फाइटिंग फोर्स का काम ही यही था। हाँ हाँ हाँ। मेरे घर वाले भी मुझे कहा करते थे और मैं भी सोचता था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जी। ऐसा ना हो ये बलि चढ़वा देकर लाइटर जो का पाठ कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। भाई हमारी तो जॉब ही यही थी राइट। कि दुश्मन को मारना। दुश्मन के जब आप सामने होते हैं तो कोई ये कहे कि भाई साहब आप देश भावना से हैं, वो तो होता है, हाँ परंतु यहाँ पर यदि आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेगा। हाँ। और कोई भी युद्ध मर के नहीं जीते जाते, जिंदा रह करके दुश्मन को मार के जीते जाते। आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। मैं इस बात का बड़ा गौरवान्वित हूँ जी कि मैंने 1992 एक अप्रैल को सेना छोड़ी, जी। परंतु सेना ने, क्योंकि मैंने सेना वर्दी उतारी थी, हाँ अंदर मेरे सेना थी, जी मगर उधर सेना की तरफ भी मैं अशोक कुमार था। जी 25 साल बाद तीनों सेनाओं ने मिल करके जी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैंने 1 अप्रैल 1992 को सेना छोड़ी थी जी। और ये डॉक्यूमेंट्री 9 अप्रैल 2017 को भारत सरकार में पीएमओ ने स्पॉन्सर करा, स्किल मंत्रालय ने पे किया, सचिन तेंदुलकर जी ने प्रोमो दिया और सिद्धार्थ काक जी ने प्रेजेंट किया। इसको भारत सरकार ने डीडी नेशनल पर 142 कंट्री में 11:30 बजे 9 अप्रैल को चलाया। ओके। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है हुनरबाज 63, जिसमें तीनों सेनाएं ये कहती हैं जी। आप हम पे प्राउड करते हो हाँ हाँ। और हमारा एग्जाम्पल ये अशोक कुमार ठाकुर है। बहुत ही शानदार। और मैं बहुत उस दिन गौरवान्वित हुआ क्योंकि उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन फर्स्ट और एवरीथिंग नेक्स्ट हमारा वे ऑफ द वर्क होता है और उसके लिए आदमी एग्जाम्पल है। सच मानिए किसी भी संस्था की तरफ से, और यहाँ तक कि सेना जैसी संस्था हाँ जो बहुत ड्राई डिसिप्लिन और बहुत उच्च दर्जे की मॉरल ड्यूटी वाली सेना होती है, और भारत की सेना का बहुत बड़ा नाम रहा है, वो अगर किसी पे डॉक्यूमेंट्री बनाए तो मुझे कहा गया कि आपने पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा मैंने इतना बड़ा सौदा कर लिया, पैसे की जरूरत ही नहीं थी। और सच बताऊं वो डॉक्यूमेंट्री उस दिन मैंने भी पहली बार देखी थी 9 अप्रैल को, क्योंकि जब बन रही थी मुझे मालूम नहीं था। ओके। उस जिस दिन 9 अप्रैल को 11:30 बजे चली, मैं डीडी नेशनल पे देख रहा था और तीनों सेनाएं मेरे को की तरफ से बनाई गई थी और बहुत प्राउड फील करा मैंने उस पर। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ अशोक कुमार ठाकुर जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। उस काम की हम चर्चा करेंगे और जानेंगे ऐसा क्या किया जिसने एजुकेशन सिस्टम की दिशा और दशा दोनों बदल दी। बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, उनके कार्य को सराहा गया, उनके द्वारा एक ऐसा स्कूल एजुकेशन का मॉडल प्रस्तुत किया गया जो विश्व के बेहतरीन मॉडलों से भी बेहतर था, जिसका नाम है मुनि एजुकेशन मॉडल। उन्होंने 40 से ज़्यादा मेथोडोलॉजी दी, कैसे स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों में जो चाहिए, जो एक आदर्श विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, जिससे एक व्यक्ति का निर्माण होता है, एक परिवार का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, देश और विश्व का निर्माण होता है, ऐसी सुंदर प्रभावशाली इन्होंने मेथोडोलॉजी दी, बहुत सारे प्रयोग किए, अनुसंधान किए और वो
मुनि इंटरनेशनल स्कूल में उनको सालों तक व्यवहारिक रूप से बच्चों के ऊपर अप्लाई किया और उसका रिजल्ट देखने के लिए देश और विदेशों से हजारों लोग उनके स्कूल में आते रहे हैं, अभी भी आते हैं। और तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुनि मैथोलॉजी क्या है और ये जो अनुसंधान की यात्रा आपकी रही इसमें कैसे ये डेवलप हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मेरा पेन था जी। क्योंकि व्यक्ति का निर्माण हो ही नहीं रहा था। 1713 में किंग फ्रेडरिक विलियम ने ये स्कूलिंग शिक्षा जो बनाया सिस्टम, इसमें भीड़ को नियंत्रित करने का साइंटिफिक तरीका था। राइट। कि कैसे पिरामिड वे में एक संस्था बनाई जाए। जी। मतलब कि इस तरह से पढ़ाया जाए मैंडेटरी करके कि वो लाइक माइंडेड सिटीजन हो, यूनिफॉर्मिटी इन थॉट वर्क डीड हो। अब जो आउटकम निकले वो कैसा हो कि जो तो टॉप हों, जो बिल्कुल याद करके हूबहू सुनाएं, ये तो ब्यूरोक्रेट्स पढ़ा दिए जाए। ठीक बात। 90 और टॉप में जी। जो उससे नीचे वाले हों, जो उनके आदेशों को समझते और पढ़ते हों, उनको उनसे नीचे डायरेक्टर और मैनेजर रखा जाए। जी। उससे नीचे वालों को जो बिल्कुल कहना समझ जाए, उनको आप फैक्ट्रियों में एम्प्लॉई और ये सब रख लीजिए। जी। इसके साथ में कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपका आदेश मानने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दें। ऐसे लोग पुलिस और फोर्स में ले लीजिए। क्योंकि समाज को चाहिए क्या था? चेतना खत्म कर दी पूरी। चेतना वो जानते ही नहीं थे। उनको रिसोर्स चाहिए थे। असल में क्या था कि उनको ऐसे व्यक्ति चाहिए थे, ऐसे नौकरी पेशा लोग चाहिए थे जो काम की सफलता के लिए सामाजिक दृष्टि हो या व्यक्ति की रुचि हो, त्याग और बलिदान करने में अपना गौरव समझे, अपने जीवन को सफल समझे। कि वो कुछ भी हो, मेरी पसंद कोई मीनिंग नहीं है। काम की जो डिमांड है, इसके लिए मैं सामाजिक दृष्टि हो या मनुष्यता हो, ह्यूमैनिटी हो, या किसी के भी बलि में चढ़ा सकता हूं। व्यक्ति से ज्यादा सिस्टम बड़ा कर दिया। सिस्टम बड़ा हो गया। कॉरपोरेट और षड्यंत्रों की भूमिका बड़ी हो गई। असल में आदमी अंतर्विरोध में फंस गया और उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस बिल्कुल, कॉन्फिडेंस वाले आदमी को तो लेना ही नहीं था। हमने किसको लेना था? जो हूबहू कहना माने, जो किसी भी नियम के लिए अपने सामाजिक हित और पसंद को, अपने समाज की, परिवार की व्यवस्था की चीजों को बलि चढ़ाए। ऐसे नौकरी पेशा लोग चाहिए थे। भारत अगर गोल्डन की चिड़िया, गोल्डन बर्ड था क्योंकि यहाँ स्वावलंबन था, यहाँ स्वराज था, यहाँ समाज आगे था, व्यक्ति पीछे था। तो मेरे को ये दर्द बहुत पहले से था। जी जी। क्योंकि चेतना का स्तर तो है ही नहीं। आपने स्कूल खोले, स्कूल ये किस तरह के स्कूल है ये पता है? घंटी बजे हर 40 मिनट बाद उम्र के हिसाब से सब्जी साग भाजी की तरह क्लासेस में इनको डाला जाए। हर घंटी पे इनको तुरंत चेंज होना है। आप 40 मिनट पहले साइंस पढ़ रहे थे, अचानक घंटी पड़ी, आप इतिहासकार हो गए। अचानक घंटी बजे आप मैथमेटिशियन हो जाए। अचानक घंटी बजे आप खेलने लग गए। इनको घंटी और नियम मानने का सिखाने वाला अच्छा बनाना था। क्योंकि ये सिखाया गया कि अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। इसी तो घंटी अनुशासन थी। 40 मिनट में आप कितने बड़े विद्वान बन सकते हैं भाई। तो आप कंफ्यूज तो हो सकते हैं और आपको यही बोलना है जो मैंने कहा है 40 मिनट में, कि कम टाइम में ये आदमी मेरे सामान को कितना याद रखता है, मेरे तथ्य को कितना याद रखता है। ये सिर्फ सीख, सुने, इसको माने, समझे नहीं। ऐसा स्कूल चाहिए था। मतलब अगर स्कूलों की आप पर्यायवाची वर्ड बोले तो मूड बनाने का कारखाना कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा कितना भी काबिल हो, हमारे स्कूल में दीजिएगा, हम उसको मेन स्ट्रीम में डाल देंगे। वो हमारे यहाँ से निकलेगा बिल्कुल आत्मविश्वासी, खुद पे डरा हुआ, परिवार की कोई मीनिंग नहीं, परिवार का कोई अर्थ नहीं और स्वयं का भी अर्थ नहीं। ये गारंटी। न समाज की खबर, न देश की खबर, न चेतना, न संवेदना, मशीन पैदा कर दी। हम आपको बिल्कुल आत्मविश्वास से खाली,
किसी संबंध पे विश्वास ना करने वाला, और लोभी, लालची, स्वार्थी, सब भर केवल देंगे। अपने भले के लिए ही काम करना, नहीं तो नहीं करना। इसका मास्टर हम बना देंगे। हाँ। हमारा स्कूल जितना भी बड़ा हो उस सुविधा के लिए बड़ा है, ज्ञान से कोई बड़ा नहीं है। हाँ। चाहिए जरूरत क्या थी? हाँ। जरूरत ऐसे बच्चे की थी जिसकी अनुभूति में प्रामाणिकता हो, वाणी में पारदर्शिता हो, हाँ। और कर्म में भाव की प्राथमिकता हो। हाँ। अरे भाई, ये तो है ही नहीं। यस। हमने तो सिर्फ एक लाइव रोबोट्स बना दिए कि आप चिंता नहीं भाई, हमें 24 घंटे का बंधुआ मजदूर नहीं चाहिए था, पहले लेते थे। जी जी जी। अब हमें 10 घंटे का बंधुआ दे दो, हाँ। हम पेमेंट करें, बाकी प्रॉब्लम वो सहे। ये कौन सी दुनिया का निर्माण? और ये मैंडेटरी स्कूल एजुकेशन से। इसीलिए आप यकीन नहीं करेंगे, 1713-15 में किंग फेडरिक विलियम के डिजाइन को 1830 में अमेरिका में सेना द्वारा कंपलसरी कराया गया कि जो बच्चे घर रह गए उनको सेना लेके आती थी। अच्छा। ताकि कोई बच्चा विचारों की आजादी पे ना चला जाए और वो इनको भटका ना दे, कोई प्लान खराब हो जाएगा, प्लान ना खराब हो जाए ना। जी। क्योंकि जो हमें रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा भाई? और वही ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में लागू किया। भाई उनको भी रिसोर्स चाहिए थे। जब आपको लोक मंगल, नीति और नवाचार नहीं चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा काम कराना पड़ेगा जिससे आपकी चेतना मर जाए। चेतना मर जाएगी तो आप यकीन मानिए कोई लोक मंगल नहीं होगा, कोई नवाचार नहीं होगा, कोई अनुसंधान नहीं आज होगा। हम बात करते हैं, कोई समझ ही नहीं है, और इसी वजह से शायद ये बच्चे अपने में आत्मविश्वास नहीं रखते और दूसरे को फॉलो करते हैं, और फोर्स ड्रिवन है, मतलब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। केवल मनी ही प्राथमिकता है, पैसा है तो जीवन सफल है, और डिग्रीज में बिलीव करते हैं, नॉलेज में बिलीव नहीं करते, और स्किल नहीं है। और जितना उनका कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, अलग अलग चाहे परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे देश के लिए, उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है। वो सिखाया ही नहीं। हाँ। हमने आपको 2 + 2 4 सिखाया। हाँ। हमने आपको सिखाया न्यूटन के नियम क्या। हाँ। हमने आपको फाइनेंशियल के बारे में बताया। हाँ। हमने आपको बताया ही नहीं संबंध क्या है। हाँ। हो क्या रहा है, मैं तो कई बार मजाक के टोन में बोलता हूँ कि पहले हम अंधेरे में रहते थे, आजकल हम अंधेरे में रखते हैं दूसरे को। आदमी पे यकीन नहीं करता। यकीन नहीं करता। हाँ। हमें लोहे पे यकीन है, हाँ। हमें कुत्ते पे यकीन है, हाँ। हमें और मटेरियल पे यकीन है, हाँ। आदमी पे यकीन नहीं है बस। क्यों? आज आप किसी भी एक सुंदर महिला को कहें कि मेरी बेटा बहन, आपके कमरे में अगर मैं 4 जानवर, कुत्ता बिल्ली जो कच्चा मांस खाते हूँ, उनको रख दूं तो आप रह लोगे? तो शायद कोई बोल्ड लेडी कह दे हाँ सर मैं रह सकती हूँ आधा घंटा 1 घंटा। मगर एक आदमी जो शाकाहारी हो, जो मांस नहीं खाता हो, उसको कमरे में रख ले, बोले नहीं सर उसको नहीं, उसका यकीन नहीं है। उसका यकीन। ऐसा समाज जो है आउटकम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये यात्रा शिक्षा की यात्रा मेरी नहीं है, ये समाज की यात्रा है। मैं भूमिका निभा रहा हूँ भाई। आज हर पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो एक अच्छा व्यक्तित्व चाहते हैं अपने बच्चों में, और स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम दे ही नहीं रहा उनको। देखिए, मैं एक बात को बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ स्कूल ओनर्स को और पॉलिसी मेकर्स को कि आप बहुत अच्छे बिल्डिंग बना लीजिए, बहुत अच्छे पुल बना दीजिए, मेट्रो ले आइए, क्या ना कर दीजिए, शरीर की संवेदनाओं की सहमति और आनंद के लिए जो भी काम होते हैं इनको भौतिक सुख बोलते हैं जी। आपका एसी कितना भी ठंडा हो, संबंधों को क्लियर नहीं कर सकता। मैं कई बार बोलता हूं, हमने क्या माना कि जितना बड़ा सामान उतना बड़ा सम्मान। अगर आपके पास सामान बड़ा है, आपके पास कार बड़ी है, आपके पास घर बड़ा है, तो आपका सम्मान बड़ा है। डिग्री बड़ी है, डिग्री बड़ी है तो सम्मान बड़ा है। हमने सामान को सम्मान से जोड़ दिया, शरीर को अपने से जोड़ दिया, और सुविधा को सुख से जोड़ दिया, जबकि ये तीनों ही चीज परिवर्तनशील थी। शरीर भी परिवर्तनशील था, सामान भी परिवर्तनशील है, और सुविधाएं भी परिवर्तनशील है। हमने तो समझा ही नहीं। हम पश्चिम के तर्क व्यवस्था में इतने उलझे कि जो भारत की मौलिकता थी गायब।
आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर एक मेथोडोलॉजी आती है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक रूप से जिम्मेदारी ओन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं चाहता हूं कि उस विषय में आप कुछ बताएं। बहुत सुंदर। देखिए, जो स्कूल मैंने बनाया, क्योंकि मेरी पीड़ा थी, जी तो ये स्कूल एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल है। जी। अब एक्सपेरिमेंटल फॉर व्हाट? यस। फॉर गिविंग द यूनिवर्सल, वेरीफाइबल, रेप्लीकेबल academic solution of the present problem and future challenges। शानदार। ये कोई मैं किसी को चैप्टर याद कराने नहीं आया, जी। ये तो गूगल पे पढ़ा है। हाँ अगर आप ज्ञान की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट की प्रॉब्लम ज्ञान नहीं है, हाँ। तो मशीन के पास भी, वो एप्स पे भी है। हाँ। और किसी भी मास्टर दुनिया में किसी भी अवेलेबल आदमी से ज्यादा है। जी। लोग गूगल बॉय कहते हैं, बॉय गूगल नहीं कहते कि देखो गूगल की तरह सारा याद कर लिया। हाँ। तो ये तो कोई बात ही नहीं है ज्ञान की। हाँ। अब बात क्या है? बात है नैतिकता की, बात है संस्कार की, बात है उस नियम को मानने की, बात है संबंध की, व्यवस्था की और सह अस्तित्व की, बात है भारत की। भारत, मैंने आपसे कहा था, संस्कृति का देश है। भारत एक सत्य को जानने के देश है। मैं ये नहीं मना कर रहा कि कार नहीं चाहिए, मगर कार का अतिभोग नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एसी नहीं चाहिए, एसी चाहिए, मगर एसी मेरे को, मैं अक्सर बोलता हूं कि शिक्षा है क्या? शिक्षा जीने के लिए ज्ञान है, जिंदा रहने के लिए नहीं। शिक्षा जीने के लिए ज्ञान है, जिंदा रहने के लिए मेरी किडनी, लीवर सबको मालूम है क्या करना है। और वो कहती होंगी कि प्लीज इस शरीर के स्वामी, आप कोई और तंग ना करो, जितना है उतना नॉर्मल में रहने दो। तो शिक्षा जीने के लिए ज्ञान है। अब ज्ञान का मतलब जिससे रोज उत्सव मना सको, रोज होली, रोज दिवाली, रोज मंगल हो। अब अगर आप शिक्षित है तो पहचान क्या है? तो चार ही पहचान है शिक्षित व्यक्ति की। डिग्री लेके मत घूमिए, मैं आपको देख के ही आपकी डिग्री समझ जाता हूं। पहचान क्या है? पहले तो आप स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक फिर शारीरिक। हमारी मानसिक बीमारियों का शरीर बीमार है। हालत यह है कि आप जिस भी शहर में जाओ, अगर आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है कि मेट्रो का कौन सा लेवल है। मेट्रो मतलब ये नंबर 1, टायर 1 है, टायर 2, टायर 3, 4 ना। आप सिर्फ हॉस्पिटलों की लाइन देख लीजिए, आपको पता लग गया टायर 1 सिटी है। अगर बहुत सारे हॉस्पिटल है, समझ लीजिए टायर 1 सिटी है। अगर थोड़े कम हॉस्पिटल है, टायर 2 सिटी है। आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये सारी प्रॉब्लम मानसिक स्वास्थ्य से आ रहा है, इसको मेंटल हीलिंग कह रहे हैं। तो शिक्षित व्यक्ति की पहली पहचान स्वस्थ हो, पहले मानसिक फिर शारीरिक। दूसरी, समृद्धि हो, उसका हाथ बोले, वो ना बोले। आजकल लोग बहुत बोलते हैं। हमारे को ये पॉल्यूशन से ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा है। वो गाड़ी से ज्यादा आदमी बोलने का है। इतना बोलता है, इतना बोलता है, और कड़वा बोलता है, और मतलब कोई भाव नहीं। वो बोलता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य तो तुम ही गलत हो, सत्य तो यही है। समृद्धि हो, हाथ बोले। आप कला हो, विज्ञान हो, हाथ बोले भाई। तीसरा, समृद्धि हो, ये हाथ दूसरा समृद्धि है। तीसरा, संबंधों में तृप्ति हो भाई। बहुत बढ़िया। एक भी संबंध, हम दुनिया को काबू करने की बातें करते हैं, हम दुनिया में ये कर देंगे, वो कर देंगे, परिवार बना देंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, समाज बना देंगे, और अपने ही परिवार में नहीं बन रही होती। पत्नी हो या आपके पति हो या भाई हो या बहन हो या बच्चे हो, वही आपके विरोध में खड़े होते हैं और आप ठेका लेते हैं समाज का। तो संबंधों में तृप्ति हो। मैं कहता हूं शिव बाबू, अगर आप एक आदमी को भी तृप्त कर दो तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम तो एक में ही हो जाता है। दो की जरूरत तभी पड़ती है जब ना तो वो आपको पूरा कर रहा, ना आप पूरा कर रहे। संबंधों में तृप्ति हो। और चौथा, व्यवस्था में भागीदार हो। अगर ये शिक्षित आदमी व्यवस्था में भागीदारी नहीं करेगा तो ही विल बी रूल बाय द फूल। हो रहा है या मतलब मेरे को इसमें बहुत कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप व्यवस्था, आप क्या कह रहे हैं कि ये दूसरे का कार्य है। टूटे टूटे व्यक्ति हमने स्कूलों से पैदा करे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि देखो भाई, लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर प्रिपेयर्ड। इफ यू से लीडर्स आर बोर्न, तो 800 करोड़ की जनसंख्या में ऐसा कैसे हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि दादा दादी और माता पिता को फांसी पे लटका दिया जाए? अरे भाई, ऐसे बोर्न और प्रिपेयर्ड, ये स्कूलों का पाठ था।
हाँ, वो चूक गए। आज समाज में मैं देखता हूँ, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं मैं एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ, मैं इस अज्ञान पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे कर रहा हूँ। मैं उनसे कहता हूँ काश इंसान पे काम कर लिया होता ना तो सारा मामला सुधर गया होता। सही बात है। हम मंगल पे यान भेज रहे हैं हाँ, कि मंगल ढूंढे, नेपच्यून ढूंढे, वहां चांद पे रहें। अरे आदमी का मंगल ठीक कर दो, कम पैसे में हो जाएगा, हाँ, ऊपर मंगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। ऊपर का मंगल का खर्चा ज्यादा है इस मंगल के मुकाबले। धरती पे नरक बना हुआ है। नरक बना रखा है, ये ऊपर बहुत जल्दी नरक बना देगा। 3-3 महीने में शादियां टूट जाती हैं। मैं कह रहा हूँ हर आदमी जला भुना बैठा है, शहर बस रहे हैं तलाकों के। हाँ, हर आदमी, मैं तो कहता हूँ आदमी खुद से तंग है। महाभारत व्यक्तियों का झगड़ा नहीं है, विचारों का झगड़ा था। हमने कितनी बार तो ग्रंथों के बारे में बताया आपको, जो श्री कृष्ण, जो राम, जो बुद्ध, जो नानक, ये ध्वनियां थी, ये भारतीय ज्ञान की ध्वनियां थी। इसी को संतुष्ट करने के लिए स्कूल खोला गया। अच्छा, पहले संस्कृति कहती है कि देना है और स्वार्थ कहता है कि लेना है। ये देने से और लेने तक का जो सफर है वो उसके बीच में शिक्षा है। हमारे देश ने, हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में फ्रीडम फ्रॉम वांट थी, हाँ, और उनके यहाँ फ्रीडम टू वांट थी। हम लोगों ने तो कपड़े तक उतार दिए। हमारे बहुत सारे साधु मुनियों को देखिए, वो फ्रीडम फ्रॉम वांट हो गए, मतलब उन्होंने वांट को जीत लिया। पश्चिम से इतने योद्धा आए, इतने सब कुछ आए। वो सिकंदर की कहानी याद आती है। वो किसी, उसके गुरु ने कहा था कि किसी भारतीय मुनि को लेके आना, ऋषि को लेके आना जी। वो एक ऋषि के आगे खड़े थे, बोले आपको मेरे साथ चलना है। बोले वो तो ठीक है, अभी हटो थोड़ा धूप आ जाए। तो बोले किस लिए? जी। तो बोले मुझे ज्ञान दो। बोले कि तुम खुद को नहीं जीत पाए तो समाज और दुनिया को क्या जीतोगे, गरीब आदमी। और मैं तो उसमें बात आती है, मुझे याद कि सिकंदर ने कहा था जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि मैं बता सकूं कि ये दुनिया में खाली आता है, खाली जाता है। मगर मैं अशोक कुमार ठाकुर ये कहना चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरा हाथ बाहर निकाल देना, और उस हाथ पे लिस्टें लगी होंगी कि कितने के जीवन में बदलाव लाया मैं इस दुनिया में खाली तो आया था, खाली जाऊंगा नहीं। तो स्कूल इस चीज के लिए खोले गए भाई, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो लेके क्या जा रहा है। लेके क्या है, लेके जा रहा है, वो रिक्त जीवन लेके जा रहा है। रिक्त जीवन लेके जा रहा है, और ऐसा ही बेचारा फिर आएगा। मोक्ष मरने के बाद नहीं है, मोक्ष जिंदा है। हम कहते हैं ऊपर मोक्ष मिलेगा, मोक्ष यहाँ मिलेगा। स्वर्ग ऊपर नहीं है, नीचे बनाना भाई। आपका विद्यार्थी, आपका जो ये मेथोडोलॉजी का ये वाला पक्ष है, सामाजिक जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, ये बहुत शानदार मेथोडोलॉजी मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। शिव जी यही जरूरत थी, क्योंकि हम भविष्य को देख ही नहीं रहे। रिपीटेटिव काम के लिए एआई आएगा, मशीनें आएंगी, आदमी उसके लिए नहीं है। गुड़गांव, मैं दिल्ली से गुड़गांव आया हूँ, रोड भी आती है, कोई नदी नाला भी आता होगा, तो जब गाड़ी आई है तो गाड़ी है, तो फिर काहे को मैं पैदल आ रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बात है। नहीं मैं पैदल आऊंगा क्योंकि मैं ऐसा, ये मानसिक एक विडंबना है। हमें एआई का विरोध नहीं है, आदमी संबंधों को जिए, स्वयं को जिए। जब आप स्वयं को जिएंगे ना, तो जो अकेलापन, स्ट्रेस आप बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब जिंदगी के मैक्सिमम टाइम उस साधनाओं में लगाया, और आज तो सब स्ट्रेस में लगा रहे हैं। मैं अकेला हूं कह के कई कंट्रियों में क्लिनिक खुल गए हैं भाई साहब। बिल्कुल ठीक बात है। वो अकेले इसलिए हैं क्योंकि पूरे जीवन की फाउंडेशन ही स्वयं की थी। अगर सह अस्तित्व की होती तो अकेला हो ही नहीं सकता आदमी। मैं कहता हूँ शिक्षा का काम क्या था? संबंध को बताना, व्यवस्था को बताना, और सह अस्तित्व को। एक भी परमाणु, जो परिचय परमाणु का है, अणुओं का नहीं है। परिचय परिवार का है, व्यक्ति का नहीं है। परिचय समाज का है, व्यक्ति के परिवार का नहीं है। जब हम इस तरह सोचेंगे, यकीन मानिए टूटेगा नहीं। और जहां हमने इसको उल्टा सोचना शुरू करा कि व्यक्ति महान है, तो व्यक्ति हिटलर बन गया, मुसोलिन बन गया। अरे समाज महान है, राष्ट्र महान है, अंतरराष्ट्र महान है, क्योंकि मेरी पहचान उससे है, तो व्यक्तिवाद से नहीं। इसीलिए मैंने स्कूल बनाया ये, कि बोलूंगा नहीं, क्योंकि ना बोलते बहुत हैं लोग। नॉइज पॉल्यूशन मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैंने कहा नहीं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, लिख के भी नहीं दिखाऊंगा,
क्योंकि इतना लिखा जा चुका है कि रसिया में एक लाइब्रेरी है जी। जिसकी किताबों को अगर एक के पीछे एक रख दिया जाए तो वर्ल्ड के 3 चक्कर लग जाए। ओ। और ऐसे पूरे संसार में बहुत सारी लाइब्रेरियां मिलके बना लेंगी। तो मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। इसीलिए स्कूल का निर्माण किया। बहुत सुंदर। और यकीन मानिए, चेतना पर जब मैंने काम किया तो चैतन्य का जो पुरुषार्थ है, हाँ। वो एक आदमी बहुत कुछ नहीं सब कुछ समझ सकता है। और वो बचपन से जब वो कच्ची मिट्टी होती है, जब उसमें जा सकता है, वो बेस्ट समय होता है। वो शुरू के 12 साल जो बच्चा स्कूल में रहता है। मानिए मैंने ग्रोथ हैबिट इंट्रोड्यूस करी। जी। मैं जो ये मॉडर्न गुरुकुल की परिभाषा है, मुनि इंटर स्कूल, जी। ये मॉडर्न गुरुकुल है। मतलब जहां पर बच्चा स्वयं से अर्जित ज्ञान उसकी लाइफ का आधार बनता है। हाँ। अभी तक क्या है, किसी ने उसको ज्ञान दिया, वो उसके ऊपर बातें कर रहा है, उसकी गहराई इसको नहीं मालूम। मैंने कहा ना, जो जानते हो ना उसको मान लो, और जो मानते हो उसको जान लो। मैंने कोई बड़ी बात कही नहीं। कुछ तुम मानते हो, बोले हाँ, तो आओ जान लेते हैं। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का मतलब क्या? अरे भाई, सन के निकलने से पहले का एरिया पूर्व है, जो डूबता है वो पश्चिम है। अगर जब इसको जान लोगे तो फिर आपको जीने का आनंद आएगा। आपकी क्लासरूम सेटिंग्स भी अलग तरह की हैं, बाकी स्कूलों की तरह नहीं है, और बड़ी विशेष हैं, जिससे आपने इसको बुली सिस्टम को बड़ी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। असल में बुली होता क्यों है? जी। जब आदमी अलग अलग कोष्टक में, अलग अलग फ्रेम में रहता है, तो कुछ भी भ्रम पाल लेता है। हाँ। क्योंकि आपने सामाजिक कार्य तो सिखाया नहीं। हाँ। आप इसको बोलते हैं घर जाके सीखो। बच्चा अपनी जिंदगी में सीखने के लिए स्कूल आया है। घर में तो रहने और अभ्यास करने होता है भाई। वो घर में होमवर्क दे दिया उसको। वहां होमवर्क दे दिया उसको। हाँ। असल में स्कूल मैंने किस लिए बनाया? स्कूल का पर्पज 4 थे। जी। पहला, डिस्कशन करें, करेक्शन करें, हम्म। अंडरस्टैंडिंग करें और सेलिब्रेशन करें। हम्म। स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं है हाँ। भाई। इस दुनिया में ओनली लर्निंग एंड स्टडिंग एग्जिस्ट, देयर इज नो वर्ड फॉर द टीचिंग। Yes. So we prefer only for learning and studying. That's why school is made for discussion, correction, understanding और celebration. हाँ। इतने सारे बच्चे एक छत में, एक बिल्डिंग में कहाँ मिलेंगे? हाँ। और यकीन मानिए, जो क्लासरूम सेटअप है, आपको कुछ समझ आ गया जी। तो कैसे पता लगेगा? मैं पूछता हूँ कई ट्रेनिंगों में हाँ। कि आपका कलर चेंज हो जाएगा? बोले नहीं सर। हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा? बोले नहीं सर। तो कैसे पता लगेगा? अरे जिनको नहीं पता उनको पता दो, इससे पता लग जाएगा कि आपको पता लग गया। अब यही पीयर लर्निंग है। फिर एक ग्रुप बैठा होता है क्लास में, क्योंकि ग्रुप में बच्चे बैठते हैं। तो आप राउंड में वो बच्चे बैठते हैं? राउंड में बच्चे बैठते हैं। राइट। उससे पहले तो आप पीयर में बैठे हैं। हाँ। 2 बच्चे, दो बच्चे, फिर ग्रुप बैठा है। तो पहले आपने पीयर में कुछ क्लियर किया, नहीं हुआ, फिर ग्रुप कर रहा है, ग्रुप नहीं हुआ तो क्लासरूम कर रही है, तब उसके बाद टीचर का नंबर आता है। और अब यकीन करेंगे, 2006 से लेकर के 25 तक टीचर के पास कभी नंबर नहीं पहुंचा कि टीचर बताए। बच्चों ने अपने आप ही सही कर लिया। क्योंकि है क्या, विवेकानंद जी कह गए, अरविंदो कह गए, कृष्णमूर्ति कह गए कि हर आत्मा, भाई शरीर के रूप लेके आई है, हर आत्मा अपनी चीजों को प्रमाणित करने आई है, चलते हुए ज्ञान को। और मेरी टेबल पर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, सिर्फ एक निमित्त हूं। घटना के घटित होने में, किसी ज्ञान को, किसी चीज को घटित होने में अवस्था की बजाय व्यवस्था की संपूर्णता का भागीदार हूं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड में पहले से ही है। मैं ज्ञान का, मैं मतलब इस ट्यूबलाइट में एक तार हूं, मैं इस एसी के अंदर एक तार हूं, मैं पंखे में एक तार हूं, उनको एनर्जी देता हूं और वो अपने मौलिक रूप में आ जाते हैं। सर, एजुकेशन में, खास तौर पे स्कूल एजुकेशन में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, उनको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के लिए याद करना पड़ता है, उनको स्ट्रेस होता है, फैमिली को स्ट्रेस होता है, नंबर्स ड्रिवन है, और उस प्रोसेस में केवल टारगेट नंबर्स लेना है, ज्ञान नहीं अर्जित कर पाता। बट आपकी एक मेथोडोलॉजी है, गाइडेड डिस्कवरी, सिलेबस मर्ज, वो बहुत शानदार है। उसमें स्ट्रेस ही नहीं होता है, और उसमें ज्ञान भी अर्जित होता है, और एग्जाम में
परफॉर्मेंस भी बच्चे की बहुत अच्छी आती है, तो वो उसके बारे में सर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, गाइडेड डिस्कवरी अपने नाम से ही क्लियर है, डिस्कवर अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। जी। गाइडेड डिस्कवरी, इस डिस्कवरी अंडर गाइडेड है ये। अब होता क्या है, बच्चे को जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स, सिलेबस पूरा नहीं होता, स्ट्रेस रहता है बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी, स्कूल को भी। आप देखेंगे कि 10वीं में जब पेपर हो रहा होता है तो टीचर गेट पे खड़ी हो रही होती है। हाँ। जितनी चिंता वो कर रही होती है तो मुझे लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। यस यस। कारण क्या है? असल में इस सब्जेक्ट का बच्चे से कोई कनेक्शन नहीं है। टीचर ने जो उसको पढ़ाया उसको समझने के लिए नहीं पढ़ाया, याद करने के लिए। और याद करा हुआ जितनी बार रिपीट करेंगे तभी मेंटेन रहेगा। हमने इसको हटा दिया ना, याद नहीं जी। जिसको NEP 2020 ने बड़े जोर से कहा जी। कि रोट लर्निंग नहीं होगी। हाँ। हमने कहा नहीं, समझना होगा। देखिए, अभी तक ले क्या कंसेप्ट चलता था, या तो समझ के सीख के करो या करके सीखो। डॉक्टर तक लोग बन जाते हैं, भाई सीख के करो या करके सीखो। हाँ हाँ, सीख के करो स्किल बन गया, और करके सीखो वो इंटर्न हो गया। हाँ। उस डॉक्टर को बिल्कुल नहीं मालूम। मतलब एक ऐसे स्कूल, ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी आदमी को अपने होने का कोई पर्पज नहीं है। वो मशीन की तरह कि आपने बटन दबाया और सारे पुर्जे अपने काम में लग गए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय दर्शन ऐसा नहीं था। जी। मैंने कहा नहीं, पढ़ाने वाली चीजें तो लिमिटेड हैं। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम छोटे से लेकर के डॉक्टरी तक सेम फोटो है भाई, उसको एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए 3rd क्लास में या 4th में, या मैं मैथ का लेता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ के देखिए, जी। आपने 4th क्लास में फ्रैक्शन का एक सवाल आपने लिया, जी। तो उसमें आपको 5 या 6 पीरियड मिले। आपने उसको बताया फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज इन फॉर्म अपॉन P अपॉन Q वेयर Q मस्ट शुड नॉट बी 0। बच्चे ने 4-5 पीरियड में, कोई 1 पीरियड में आया, कोई 2 पीरियड में हो गया। अब ये पीरियड दोबारा कब आएगा? 212 दिन बाद। हाँ। अब आप मानिए, जो बच्चा बेचारा, जब क्योंकि उसको सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है तो उसको याद ही करना था और रिपीट होना नहीं है, वो रिपीट 212 दिन बाद होना है और उससे बढ़ के होना है, तो डेफिनेटली बातें भूल जाएगा। ठीक बात है। और लेक्चर मोड में 10% ऊपर याद ही नहीं रहता। ये कोई पीयर लर्निंग तो है नहीं। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि 212 दिन बाद आए, फिर पीरियड आया, अब फ्रैक्शन का एडिशन सिखाओ। 7 पीरियड, टाइम तो उतना ही है। ये नेक्स्ट क्लास की बात हो रही है। नेक्स्ट क्लास की बात हो रही है, 5th क्लास की। हाँ। आप आए, आपने फटाफट कहा भाई फ्रैक्शन का बेसिक क्या होता है। 212 दिन पहले पढ़ा, उसको तो याद ही नहीं है, रिलेट नहीं कर पा रहा है। वो रिलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि लाइफ से रिलेट नहीं था। याद रिपीट हुआ नहीं। 212 दिन बहुत होते हैं जी, 365 दिन में 212 दिन बहुत होते हैं। बिल्कुल। अब कुछ बच्चों को याद था, अच्छी मेमोरी थी उनकी, उन्होंने सुना दिया। और फिर टीचर कैसा था अगली क्लास में? वो अलग तरीके से पढ़ाएगा। अब आके उसने पीट कूट करके आपको समझाया, हाँ। 10-20% समझ आया। और ट्यूशन टीचर ने अलग तरीके से समझाया। हाँ। होता क्या, बिल्कुल अलग तरीके, हर आदमी चलता है। अब वो 2 क्लासों का हो गया और आपको 40% समझ आ गया। तो हम बच्चों को बोलते हैं, टीचर और पॉलिसी मेकर्स को, कि 40, 60, 80% का मतलब है, अगर कोई आदमी 40% नंबर लाता है, इसका मतलब 60% अज्ञानी है, ये भी लाइन कहेगी। ये एक नजरिया है देखने का। भाई आप सर्टिफाइड हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, 40% आपको आता है, 60%। इसका मतलब सर्टिफिकेट के उल्टी साइड में ये भी लिखा होना चाहिए कि 60% आपको समझ भी नहीं आता। हाँ। वो हमने हटा दिया क्योंकि आपको बुरा लगता है। हाँ। तो हमने पहले साल आपको 40% नंबर दिए या 60 दिए, इसका मतलब 60% नहीं आता था। दूसरे साल 60% नहीं आता था, तीसरे साल नहीं आता था, 180% नहीं आने पर तो आप भाग छोड़ के भाग ही जाएंगे भाई। तो इसको हमने कैसे करा, हमने इसको मर्ज कर दिया कि फ्रैक्शन का सवाल आपको जरूरी नहीं है 4th में पढ़ाएं, आप 5वीं पढ़ा लो, मगर 4th, 5वीं और 6th का इकट्ठा ही पढ़ा लो ना भाई। क्योंकि खंड खंड में क्यों पढ़ा रहे हो, पूरी पिक्चर एक साथ एक साथ तय कर लो ना। किसी भी, मैं क्योंकि सेना से था तो मैं कहता था पीसेस में ज्ञान नहीं हो सकता भाई, होल में पीस सिखाओ। कार के अंदर बताओ ब्रेक कहाँ होनी चाहिए, तो बता देगा टायर पे, छत पे नहीं लगेगी।
इंजन कहाँ हो, पीछे भी रख सकते हो, आगे भी रख सकते हो भाई साहब, बीच में भी रख लो अगर आदमी नहीं बैठाने हो तो। जब जैसे तक घर का नक्शा बनता है तो पूरा बनता है एक पूरा बार में। बनता है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि दीवार ले आए। हाँ, तो ये एजुकेशन समझी नहीं, उसने पीस पीस में होल बनाने का प्रयास किया, जो होता नहीं। आप नजदीक से दूर और होल में पीस सिखाओ। अच्छा, इसे वो रिलेट नहीं कर पाया कर ही नहीं पाएगा। सब्जेक्ट से, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर रोड लर्निंग हो गई, फिर स्ट्रगल कर रहा है वो स्ट्रगल करेगा ही, क्योंकि आपने उसको कभी लाइफ से रिलेट करके बताया ही और नहीं। इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा उसका। बनेगा कैसे इंटरेस्ट, क्योंकि आपने रिलेट नहीं किया। उसको लग रहा है आज बच्चे मैथ की डिग्रियां लेके बैठे हैं, मगर पूछ लो कि अगर 5 रुपए किलो आलू है तो 200 ग्राम कितने का होगा, तो बेहोश हो जाता है बच्चा। क्योंकि उसको लगता है भाई मैं सिर्फ मैथ का बेस्ट कर सकता हूँ, आलू का तो सब्जी वाला बताएगा। ये लेवल आ गया। और आज पूरे सिस्टम का, स्कूलिंग सिस्टम का, पेरेंट्स का एक ही फोकस है, बस इसके किसी तरह से नंबर आ जाए, और उसके लिए ट्यूशन टीचर है, क्लास टीचर है, पेरेंट्स हैं, सब लगे हुए हैं। मैं अपने स्कूल में और बच्चा नहीं लगा हुआ। हम सब लोग क्या को समझ नहीं आता, एक बच्चे के पीछे सरकार, सारे अधिकारी, स्कूल, पेरेंट्स, सारे कोचिंग, तब भी वो बच्चा नहीं सुधरता। या तो शैतान की आंत है या क्या है वो। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि किसी की आवाज में ताकत नहीं है। सर ये जो बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता है, ये भी उसी का ही विरोध करता है वो, क्योंकि वो बेचारा क्यों जाए, पहले तो ये उसके आप 2 कारण बता दो उसको स्कूल क्यों जाए। अगर तनख्वाह ना मिले तो टीचर नहीं जाए। आप सोचो अगर इसका जज करना हो तो आप स्कूल जाके घोषणा कर दो कि आज के बाद से किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। देखिए कल कोई टीचर मिल जाए, टीचर के 2 कारण बता दो तनख्वाह के अलावा कि उसको जाना चाहिए, तो बच्चा क्यों जाएगा भाई। पेमेंट भी करूं, टाइम समय सब कुछ दूं और आपकी सुनूं, कितनी बड़ी अवस्था है। मतलब पेमेंट मैं कर रहा हूँ, सुनूं भी आपकी। सही बात है। मैं अक्सर पूछता हूँ कि स्कूल में सोचा एनर्जी किसके पास है, बोले बच्चों के पास। थका हुआ कौन है, बोले टीचर। तो अजीब सी व्यवस्था है, थका हुआ बोल रहा है, एनर्जी भरा सुन रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चा क्यों जाए, कोई भी तो कारण बताए। आपके स्कूल में मेथोडोलॉजी के हिसाब से बच्चों को आयुर्वेद भी सिखाया जाता है, बच्चों को बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। देखिए अगर स्वस्थ नहीं है तो यकीन मानिए आपके सपने दूसरे दिखेंगे। बच्चे पल्स भी देखते हैं आपके स्कूल में? मैं एक हरियाणा की IAS आई थी जी, उनको एक बच्चे ने, 3rd के बच्चे ने कहा कि मैडम आपका ना लंग्स काम नहीं कर रहे। ओके। तो बोली बेटा मैं IAS बनने से पहले MBBS थी। अच्छा। तब तक ले 4th का एक बच्चा साथ खड़ा था, क्योंकि मेरे यहाँ स्कूल बच्चे दिखाते, मैं आज तक नहीं गया। अच्छा। सिर्फ बच्चे दिखाते। मैं कहता हूँ मुझसे क्यों बातें कर रहे हो भाई, काम से बातें करो ना। देखिए जब स्कूल अपने गोल से विचलित हुए तब उनको दूसरे मीडियम्स का इस्तेमाल करना पड़ा बच्चों को बुलाने के लिए। अगर स्कूल अपने काम को करता, शिक्षा को काम करता, तो यकीन मानिए किसी को इसी बिल्डिंग पे ज्यादा तकलीफ नहीं थी। किसी को आपके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट और सपने देखने की जरूरत नहीं थी। जब ये गोल हटा तभी आपको बहुत सारे साधन इस्तेमाल करने पड़े। तो 4th के बच्चे ने कहा कि मैडम आपका हार्ट भी काम नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा अशोक जी ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा मैडम मैंने तो मना किया था, हम प्राइवेट लोग हैं, सरकारी अधिकारी को मत बताया करो। बोले बताओ क्यों बताया। मैंने कहा मैडम मैं सेना का आदमी हूँ, हम 4 लोगों की इनरोलमेंट नहीं लेते। पहला हम कलर ब्लाइंड नहीं लेते क्योंकि ऑपरेशन में दिक्कत होती है, दूसरा हम फ्लैट फुट नहीं लेते, तीसरा हम नी जर्क नहीं लेते जो सबको पता है, चौथा हम पाम स्वेटर नहीं लेते मैडम जिसकी हथेली में पसीना आता हो। तो मैडम बड़ी हैरान थी कि ऐसा कैसे है, आपको कैसे पता लगा। मैं कहा मैडम मैंने आपको सलवार पोंछते हुए, हाथ पोंछते हुए देखा था। मैडम इसका मतलब है आपका हार्ट मरमर कर रहा है। यकीन मानिए हार्ट मरमर को हम किसी ने लेते कि अगर अचानक सेली अटैक हो तो हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हमें अपना तो पता नहीं और मंगल का बता रहे हैं, हमें अपना पता नहीं और दुनिया को बता रहे हैं। और ये बच्चे खुद ट्रेंड होते हैं इन सब चीजों में। हर बच्चे को आधा किलोमीटर अपने घर के चारों तरफ की जिम्मेदारी दी जाती है। हर बच्चा CPR का मास्टर है, हर बच्चा रोग को डायग्नोस करने का मास्टर बनाया। मेरे को छोटी घटना याद आती है, बच्चे के परिवार में ब्रेन स्ट्रोक हुआ, बच्चा गिर गया, पेरेंट्स डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि अब तो
डिपेंडेंसी इज द सुपरमेसी है। यस यस यस। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा अब तो ठीक है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। जी जी। मगर वो बच्चा अड़ गया जो छोटा भाई था कि ना प्रॉब्लम है इसमें। डॉक्टर बोला बेटा मैं MBBS हूँ। बोले अंकल आप भले ही ट्रेंड हूँ, आप इन शब्दों को बुलवा के देखिए। ब्रेन स्ट्रोक में वो शब्द नहीं बोल पाते, ये स्कूल ने सिखाया था। अब यकीन माने वो बड़े डॉक्टर पे ले गए, उसने कहा अगर 1 घंटा और लेट आते तो डेथ भी हो सकती थी, परंतु अभी ये पैरालाइज रहेगा 3-4 महीने। बच्चा नॉर्मल हो गया। ऐसे बहुत सारे केस। अरे इलाज से बचाव ज्यादा सस्ता है। मुनि स्कूल का सपना है हर घर का डॉक्टर अपना हो। आपके यहाँ ग्रीनरी को, जिम्मेदारी को और बच्चों का जो रोल है स्कूल में, क्योंकि मैंने भी स्कूल विजिट किया है और मुझे बहुत शानदार लगा, वहाँ पर सारी जिम्मेदारी बच्चे लेते हैं। इवन सीखने सिखाना, एक छोटा ग्रुप सीखेगा वही बाकी सबको सिखाएगा। देखिए शिक्षा का पर्पस क्या, जो समझे हो तो समझा दो, हाँ। सीखो हो तो सिखा दो, हाँ। कर चुके हो तो करवा दो। हाँ। काहे को आपको आदमी चाहिए भाई। अब होता क्या है, हमने स्कूलों से स्किलफुल लोग तो पैदा करे, हाँ। जिम्मेदार पैदा नहीं करे। हमने स्कूलों से कर्तव्य वाले लोग नहीं पैदा करे। हमने धर्म बोध भी नहीं सिखाया और शौर्य बोध भी नहीं सिखाया। अरे गांधी जी चाहिए, साथ साथ गुरु गोविंद सिंह भी चाहिए। मैं तो अक्सर बोलता हूं कि शौर्य में यदि अहिंसा नहीं है तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये क्रूरता है। शौर्य में यदि अहिंसा नहीं है तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि क्रूरता है। ठीक बात है। परंतु यदि अहिंसा में शौर्य नहीं है तो ये निश्चित है कि ये कायरता है। 100% बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। अरे धर्म बोध बता रहा हूं, शौर्य बोध कब बताओगे भाई। आज की पीढ़ी को रोल मॉडल चाहिए, आज की पीढ़ी को नायक चाहिए ताकि उसको समझ सके। मैंने स्कूल को इसी पे जिंदा रखा। स्कूल जिंदा नहीं है। मुझे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक वाक्य याद आता है। वो एक स्कूल में गए, उन स्कूल वालों ने, इतनी बड़ी हस्ती आई थी, स्कूल दिखाया पूरा, बिल्कुल डिसिप्लिन, हर चीज शानदार। तो उन्होंने कहा स्कूल कहाँ है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूछा स्कूल कहाँ है। बोले स्कूल ही तो है। बोले नहीं, मैं फैक्ट्री देखने नहीं आया था, मैं मशीनें देखने नहीं आया था, मैं टूटे हुए कलपुर्जे देखने नहीं आया था, मैं तो हंसता हुआ बच्चा देखने आया था। आज अमीरी किस चीज में है। कभी लेजर का स्टेटस बदला है। कभी आपका अच्छा मोबाइल होना लेजर होता था, बड़ी कार होना। आज कैसा है कि आप अपनी समझ के मालिक हैं ना, आप अपनी समझ पर टिके रह सकते हैं ना, आपकी प्लेट में प्राकृतिक है ना, आपके पास परिवार है ना, आपके पास संबंध है ना। आज की अमीरी इस बात की है। तो मैं तो अमीरों का स्कूल चलाता हूँ शिव जी। आपके स्कूल में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अलग अलग रोल दिए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और वो रोल चेंज होते रहते हैं। और ये थोड़ा इस पे प्रकाश देखिए, 21st सेंचुरी स्किल नाम तो विश्व देता रहता है जी। मैंने कहा कैसे आएगी। बोले इसके कोर्स होंगे ना, इसका अभ्यास होगा। प्रोफेशनल नॉलेज के साथ में अगर प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है तो यकीन मानिए मोरल करेज भी नहीं आएगा। आप कितनी प्रोफेशनल स्टडी कर लीजिए, ये खानदानी नहीं होती कि मिनिस्टर का बेटा अब मिनिस्टर जैसा बिहेव कर पाएगा। ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। जब तक लिए प्रोफेशनल स्टडी आप नहीं करेंगे, और पेट से नहीं होती। प्रोफेशनल स्टडी करिए और उससे ज़्यादा जरूरी है अभ्यास करिए, और तब आपके अंदर मोरल करेज आएगा। आप बोल सकेंगे कुछ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा 21st सेंचुरी मुझे लीडर चाहिए थे, हर आदमी लीडर। आज समाज में अभाव लीडर्स का है। आप लीडर नेतागिरी को ना समझे। एक अपने परिवार को चलाना भी तो लीडरशिप है। अपने जीवन को चलाना भी तो लीडरशिप है ना, जिम्मेदारी, ओनरशिप, अकाउंटेबल होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने जो प्रचलित तरीके थे पार्लियामेंट्री मॉडल, इसको अपनाया ताकि लगे कि हर रिलेट कर सके। हर बच्चा जिम्मेदार है। हर 1 तारीख को इलेक्शन होता है। इलेक्शन में MP चुने जाते हैं, MLA चुने जाते हैं, काउंसलर चुने जाते हैं। स्कूल ट्रीट एज ए कंट्री दैट रन बाय द MPs, क्लासरूम ट्रीट एज ए स्टेट दैट रन बाय MLAs, और छोटे से जो ग्रुप है वो काउंसिल है। मैंने उसमें जुडिशरी बनाई,
जो ग्रुप है उसमें लोअर कोर्ट, हाँ, क्लासरूम हाई कोर्ट, हाँ, और स्कूल में अगर कोर्ट बैठेगी तो सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया। बच्चों का मैटर बच्चों के द्वारा बच्चों के तरीके से चले। हाँ, इसमें मैंने सारा सिस्टम लगाया, जूरी मॉडल लगाया इसके अंदर, हाँ, कि जो बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि अपराध अकेले नहीं होता, हाँ, अपराध कुछ लोगों के या तो भ्रम में, संगति में या प्रभाव में होता है। अकेला आदमी अपराध कर ही नहीं सकता। जो पूरी दुनिया में बाहर उसे मिलेगा कभी देखने को, वो स्कूल के अंदर वो रोज जीता है। जीता है। हाँ, भारतीय संस्कृति में क्योंकि खोज का मतलब था सत्य को, सत्य में डूबा होना, भीगा होना, घिरा होना और जीना। बहुत सुंदर। मैं बोलता हूं कि मेरे यहाँ एमपी पढ़ते हैं, मेरे यहाँ एमएलए पढ़ते हैं, मेरे यहाँ मिनिस्टर पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्टर का काम है कि स्कूल की हेल्थ को समझना, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है स्कूल के फाइनेंस मैटर को समझना। तो आज अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई। स्कूल 5 घंटे का होता है, आप 5 घंटे में डायरेक्शन दे सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, अभ्यास तो घर पे करना पड़ेगा। आपके स्कूल का बच्चा एकेडमिकली 8वीं 9वीं 10वीं का सिलेबस एक साथ कर लेता है, एकेडमिक डन। मुनि इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा सामाजिक जिम्मेदारी लेता है, मुनि इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा अपनी जिम्मेदारी लेता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखता है, अच्छा पब्लिक स्पीकर है, मल्टी भाषाएं जानता है, ग्लोबल सिटीजन है। और कमाल की बात है, वो एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर साधारण से साधारण बच्चा भी पढ़ सकता है। तो ऐसे मुनि मेथोडोलॉजी जो आपने प्रोड्यूस करी, जो शिक्षा को भी मजबूत कर रही है, बच्चे उत्साहित हैं स्कूल में आने के लिए, जिम्मेदार हैं अपने लिए भी समाज के लिए भी। ऐसे मेथोडोलॉजी वाले स्कूल में जो आपको, इसको बहुत सारे देशों ने भी आके विजिट किया और सम्मानित किया। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने आपके मॉडल की सराहना की और अप्रिशिएट किया। देखिए, मुनि एजुकेशन मॉडल संवाद और खोज की यात्रा है। ये अपराधी से महर्षि की यात्रा है, ये कृष्ण और सुदामा की यात्रा है, ये फर्श से अर्श की यात्रा है भाई, ये बोध की यात्रा है, ये सोच से बोध की यात्रा है, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ठोकर से ठाकुर की यात्रा है। अति सुंदर। असल में जब आप, शिक्षा कोई स्थान की नहीं होती, जो आपने पूछा, शिक्षा स्थान की नहीं होती। 2 जमा 2 का आंसर पूरे संसार में 4 ही आएगा। अभिव्यक्ति का तरीका अलग होगा, कोई 5-1 बोलेगा, कोई 6-2 बोलेगा, कोई 3+1 बोलेगा, ये छूट है, मगर आंसर एक ही हो, आंसर वसुदेव कुटुंबकम ही हो। मतलब कि मैं कहीं भी हूं, भारत ने अगर विश्व गुरु बना तो इसलिए नहीं बना था कि हमने हथियार सप्लाई किए या कब्जा किए थे। हमने मानसिक जड़ता और जो एक आदमी की मतलब निर्ममता थी, उसको खत्म किया था भारतीय वैदिक ज्ञान से। तो पूरे संसार ने अपनाया। भारत विश्वगुरु भारत ने कभी हथियार सप्लाई नहीं किए, जड़ी बूटी करी, औषधि करी, इत्र किया, खाना किया। हमारे कभी एक्सपोर्ट आप देखेंगे, 1000 साल पहले हथियार का नहीं था, लोहा बनता था, तलवार बनती थी हमारे देश में भी, मगर हमने सप्लाई क्या, इत्र किया, ज्ञान किया। आपको वैदिक ज्ञान से आपको जीना सिखाया, मानसिक जड़ता, और जो बर्बरता आपके राज्य में थी उसको किया, इसीलिए आपने गले लगाया। अब हुआ यही काम स्कूल में। मैंने कहा नहीं बेटा, एक जगह के नहीं हो, आप अपनी परफॉर्मेंस ऐसे करो कि हर देश आपको पाने का प्रयास करे भाई। आपने दरवाजे खोले भाई, ये कोई कुएं में थोड़ी थे हम, दरवाजे खोले। जब ये दरवाजे खुले, यकीन माने, मैं जो ये मुनि स्कूल चलाता हूँ, ये मात्र 700 गज में था जी। इसको यूनेस्को ने टॉप 15 इन द वर्ल्ड 2012 में इसको एप्रिशिएट किया। 2013 में जापान गवर्नमेंट ने सिंगल स्कूल के रूप में दिल्ली के एक बहुत प्रतिष्ठित, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत प्रतिष्ठित स्कूल को रिप्लेस करके बनाया 2013 का अप्रैल से टिल टुडे तक। पार्टनर स्कूल इन इंडिया, और एक ही स्कूल लेते हैं वो। और यकीन मानेंगे, जैसे मुंबई का धारा भी है ना, ऐसा ही मेरा स्कूल उस एरिया में है। मतलब आप अगर दिल्ली के अगर वो स्टेटस देखेंगे क्रिमिनल एरिया का, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं सुप्रीम होऊंगा, मेरा एरिया। परंतु मेरे स्कूल में आप यकीन माने, अगर कभी गेट खुला छूट जाता है तो वही
रहने वाले जो बासिंदे हैं, जो अपराध में शामिल होते हैं, वो ताला मार के सामने चाबी दे जाते हैं और कहते हैं ठाकुर साहब को कहना 50 रुपये जमा कर दे, 50 का ताला लगाए। क्योंकि कोई भी अपराधी अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनाना चाहता। हाँ, आप ये क्यों नहीं समझते? क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर थी मेरी। हाँ, मैं वो अमीर के यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी मेरे को, क्योंकि अब मुनि स्कूल तो हर जगह होना चाहिए था। मैं जब इस बात को देखता हूँ कि कई बार लोगों से डिस्कस आता है कि कहाँ होना चाहिए, मैं कहता हूँ इस पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ स्कूल होंगे, मैं और स्कूल नहीं बनाऊंगा। उन खुले स्कूलों को उनकी मीनिंग दिलाने के लिए मैंने ये स्कूल बनाया था कि ऐसा हो सकता है, मैं ये आपको करना चाहता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ पॉलिसी मेकर से, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग स्कूल चलाते हैं, आओ आपको अमर बना दूं, आप संसाधन बनाएं, मैं आपको अमर बनाऊं। क्योंकि संसाधन अमर नहीं होते, उनकी छोटी सी उम्र होती है, 50-75-100 साल। लाखों साल की इस पृथ्वी में 100 साल का कोई मीनिंग नहीं है, खंडहर हो जाने हैं। परंतु मैं आपके काम को, आपके शिष्य को अमर बना दूं, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैंने ये स्कूल खोला है। आपका ये मॉडल अवेलेबल है पूरी दुनिया के लिए? आप शेयर करते हैं उस मॉडल को? मैं 100% जिम्मेवारी के साथ, मैं इस जिम्मेदारी के साथ शेयर करता हूं कि यदि गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार, ठीक हुए तो आप काबिल। तो उससे जो स्कूल, रनिंग स्कूल है, उसका सिस्टम जैसा है चलेगा, आपकी मेथोडोलॉजी जब उसमें लगेंगी तो वो जो कमियां हैं पूरे सिस्टम की वो सुधर जाएंगी और वो स्कूल भी बेहतर परफॉर्म करेगा। सर, आपको अशोका फाउंडेशन की तरफ से भी सम्मानित किया गया, वाटरलू की तरफ से भी किया गया, जापान ने आपको अपना इकलौता पार्टनर स्कूल इंडिया में बनाया, आपको यूनेस्को से रिकॉग्नाइज किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट के कई सारे स्कूलों में आपकी शिक्षा जाती है, भारत के कई सारे स्टेट्स में आपके जो उनके टीचर्स हैं उनको आपने इन मैथोडोलॉजीज पे ट्रेन किया। इतनी सारी नेशनल और ग्लोबल प्रेजेंस के बाद आज जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे खड़े हैं जो कि बहुत सारी कमियों को सुधार रही है, तो वहाँ मुनि इंटरनेशनल स्कूल की जो मैथोडोलॉजी हैं ये और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी सिमिलर है, कहाँ तक मिलती हैं और क्या रिलेवेंस है आज के कॉन्टेक्स्ट में जब एनईपी आ चुकी है? देखिए, एनईपी 20 को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था जी। क्योंकि जब व्यक्ति लगातार परिवर्तन के मोड़ पे है, परिस्थिति के कारण, प्रारब्ध के कारण, संस्कार के कारण, जब लगातार परिवर्तन के मोड़ पे है तो इतनी देर बाद व्यवस्था क्यों आई? जी। एनईपी 2020 में दोनों के अध्ययन के बाद हम ये पाते हैं कि 50% उस काम को हम पहले कर चुके थे। ओके। जो लक्ष्य एनईपी 2020 ने तय किए, हमने उससे आगे के लक्ष्य तय किए। जी। क्यों? क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट भविष्य की तरफ इंगित कर सकता है, जाना तो खुद ही पड़ेगा भाई। तो 2020 एनईपी 20 से हमने प्रेरणा लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना सुंदर है, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो और फिर लोगों को ट्रांसफॉर्म करो भाई। यस, यस। और ये आप ऑलरेडी कर रहे थे। ये शानदार पहले से कर रहे थे, इसीलिए विश्व ने रिकॉग्नाइज किया। क्योंकि भारत का होना भारत के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना विश्व के लिए जरूरी है। भारतीय एजुकेशन मॉडल समग्रता से जो देखने का जो कार्य है, ये विश्व के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत तो सदियों से जी रहा है। जी। तो जो लाइफ स्किल्स की बात जैसे एनईपी के अंदर आई है, बहुत तरह के करियर को लेके उसकी व्यक्तिगत जो उसकी कोर स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो आइडेंटिफाई करना है, एजुकेशन की जो स्टडी के पैटर्न है उसमें चेंजेस आए हैं, तो ये सारे अब स्कूल धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो उसके बाद भी मुनि मॉडल इनके साथ लग सकता है, फिट हो सकता है? मुनि मॉडल आसानी से इन चीजों को जल्दी पार करने का रास्ता है। ओके। मैंने आपसे कहा कि मैथोलॉजी है। जी। भाई, पानी आप पीते हैं, अभी हो सकता है आप नाक से पानी पीते हो, हो सकता है मुंह से ठीक तरह ना पीते हो। हमने ये बताया कैसे सही पिएंगे तो पानी ज्यादा असर करेगा, जिसको एनईपी ने डॉक्यूमेंटेड किया है। राइट। एनईपी ने अपना डॉक्यूमेंटेड बनाया है और मुनि मैथोलॉजी ने उसका परफॉर्मेंस करके दिखा रखा है। तो मैं कहता हूं कि अगर बहुत जल्दी करना है तो इस मॉडल में हम सरकार को, प्राइवेट संस्थाओं को, क्योंकि विश्व इसको मान्यता कर रहा, 10 साल हो गए मुझे दिल्ली एनसीआर इंडिया 1 आते हुए, कंटिन्यूस 10 साल हो गए। मैं ये चाहता हूं, अकेला मैं इस मंच पर अच्छा नहीं लगता दोस्तों। जी। सभी पॉलिसी मेकर्स,
सभी देशों को, क्योंकि अभी मेरे साथ कंबोडिया जुड़ रहा है, मंगोलिया जुड़ रहा है, मलेशिया जुड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत जो पहचान है, जो स्रोत है, जो इसकी धारा है, जब तक ले वो राधा बने, ये धारा फिर स्रोतमय हो जाए, हर भारतीय ज्ञान की पहचान हो जाए, इसी से हम विश्व गुरु बनेंगे। यही मेरा कहना है। तो आप इन मेथोडोलॉजीज को और स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनके स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो रिजल्ट्स आपने अपने यहाँ प्राप्त किए वो स्कूल भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छा, जल्दी और बिना लॉस के कर सकते हैं। क्योंकि पहली जब रिसर्च होती है तो उसमें बहुत सारे लॉस होते हैं जी, बहुत सारे चैलेंजेस होते वो हैं। सब हो चुका। वो हो चुका, उनको इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी, उनको सीधा पेड़ लगाना है और फल खाने हैं। आपने जिन परिस्थितियों में किया, जिन बच्चों के साथ किया, जिस जगह पे किया, वो सबसे टफ सिचुएशन थी। और अच्छे स्कूल्स भी हैं, बजट स्कूल्स भी हैं, पूरे देश भर में स्कूल्स फैले हुए हैं, बहुत सारे संसाधन से भरपूर स्कूल्स भी हैं। जब वो इसको अपनाएंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा। मेरा यही कहना, मैंने ये इसलिए ऐसा बनाया था कि लीस्ट इंफ्रा और लोवेस्ट रिसोर्स के साथ में हाईएस्ट रिजल्ट कैसे पाया जा सकता है, इसलिए स्कूल का निर्माण किया। और मल्टी लैंग्वेजेस भी इसका हिस्सा हैं। छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें हैं। मल्टी लैंग्वेज होना और क्रिटिकल थिंकिंग होना, ये तो एक आदमी का सामान्य पुरुषार्थ है भाई। एक आदमी बहुत काबिल हो जाए, मेरी निगाह में सामान्य पुरुषार्थ है। बेवकूफ रह जाए मेरी बहुत तकलीफ है कि काहे को आलस में पड़े हो भाई। मैं तो वो जामवंत हूं जो हनुमान को पहचान दिलाने आया हूं, और दधीची की तरह अपने पूरे मॉडल को आपको देने आया हूं। और क्या चाहिए? क्योंकि आज की डेट में जब हम देखते हैं और समाज में हम देखते हैं कि इतनी शिक्षा पाके, डॉक्टर्स बन के, इंजीनियर बन के, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, और ना जाने कौन कौन सी डिग्रियां लेने के बाद भी आप समाज में लोग क्या करते हैं, समाज के रक्षक ना बन के भक्षक बन गए हैं। ऐसे परिवेश में कहीं ना कहीं शिक्षा की, मान्यताओं की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चूक हुई है। 100% चूक है, कहीं नहीं। क्योंकि कुछ भी होता है तो 100% होता है। मैं अक्सर मजाक में बोलता हूँ, क्या आपको कभी कोई कुत्ता 50% कुत्ता मिला क्या? क्या कोई गधा 50% 70% गधा था क्या? 100% है। आदमी में डाउट है कि कितना आदमीयता इसके अंदर है। इस शिक्षा में डाउट है कि अगर ये शिक्षा लाइफ स्किल समग्रता से, अध्यात्म से नहीं होगी तो आप ये नहीं मानिए, एक स्किलफुल आदमी, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक भयानक हो सकता है, होना भी चाहिए। क्योंकि उसने समाज देखा ही नहीं है, उसने संबंध को देखा ही नहीं है, उसने व्यवस्था को देखा ही नहीं है, उसने सह अस्तित्व को देखा नहीं। देखिए, धर्म जो है, मेरे देश ने तो उसको कर्म मान लिया है भाई। और क्या दूं मैं आपको? इस धर्म और कर्म की संस्कृति को चलाने के लिए मेरे यहाँ पर करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। आप क्या कह रहे हैं कि एक डॉक्टर बना दो, एक इंजीनियर बना दो, एक पायलट बना दो। सर, मैं कहता हूं पहले इंसान बना दो जी। इंसान बना दो। इंसान बना हुआ डॉक्टर कभी खराब नहीं होगा, इंसान बना हुआ पायलट कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसका चाकू, उसका हाथ, उसकी बिल्डिंग कांपेगी जब भी किसी एक को। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम पश्चिम के अंधा अनुकरण में हम सिर्फ प्रोफेशनल ढूंढते रहे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, सारी मुनि मेथोडोलॉजी, सर का सारा अनुसंधान, सर की सारी रिसर्च, सर का सारा एप्लीकेशन, सर की बुक मुनि एजुकेशन मॉडल के अंदर है। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने वो पढ़ी है, केवल उस बुक को कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन स्टेक होल्डर्स, अगर वो केवल बुक को पढ़ के भी लगाना चाहें तो भी अपने स्कूल के एजुकेशन स्तर को सुधार सकते हैं। और अगर उनके टीचर्स को ट्रेन करना हो, मॉडल को लगाना हो, तो मुनि इंटरनेशनल हमेशा अवेलेबल है। मैं तो बोलता हूँ, किताब पढ़ के लगा लो और जिम्मेदारी के लिए मेरा नाम ले लो। ठीक बात है। तैयार हूं मैं करने के लिए दोस्तों, चलो तो सही। कम तुम्हारा नुकसान होगा, नुकसान बिल्कुल कम होगा। और आप चाहे किसी बोर्ड से हों, चाहे CBSE, IC, IB, किसी बोर्ड से हों, पढ़ाना तो 2+2 4 ही है ना। जी जी जी। आपने करना क्या है? उसको लाइफ से जोड़ना है। बच्चा क्यों याद करता है? क्योंकि लाइफ से जुड़ा नहीं होता। बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता? क्योंकि लाइफ उसको इंटरेस्ट नहीं आता। हमने माता सरस्वती बना दी जो
रस से भरी हुई है, हाँ, स्कूल में नहीं लाए, इसीलिए बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, इसीलिए बच्चा स्कूल से भाग रहा है, डर रहा है, उसको लगता है ये कैद है, ये जेल है। लोग कहते हैं ना कि आप स्कूल जाना चाहते हैं, बोले ना भाई साहब बहुत अच्छे दिन नहीं थे मेरे, एग्जाम सुनते ही डर लगने लगता है। क्योंकि हमने एग्जाम को स्वयं मूल्यांकन की जगह हाँ, दूसरों के द्वारा मूल्यांकन करके आपकी स्थिति और गति बना दी। डिग्री लेने के बाद एक ही उद्देश्य है, ज्यादा पैसे की तनख्वाह, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, स्वरोजगार नहीं, देने का नहीं, लेने का। भाई पेशेवर नौकर चाहिए हाँ, जो हमारे कार्य के लिए अपने सामाजिक दृष्टि और अपने हितों को बलिदान कर सके, हमें वो लोग चाहिए भाई साहब। और इसी वजह से जब कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो केवल वैल्यूएशन के गेम में आ जाता है, नंबर्स के गेम में आ जाता है कि कैसे मैं जल्दी से करोड़पति बन के इस स्टार्टअप से एग्जिट कर जाऊं। और 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में जो शिक्षा का मतलब उसने समझा ये पैसा कमाने का एक मशीन है, जबकि ये जीवन जीने की कला है। शिक्षा जीवन जीने की ही कला है, स्वयं में जीना, समाज में जीना, परिवार में जीना और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में जीना। शिक्षा इसके अलावा नहीं है भाई। साक्षरता हो सकती है, हाँ। स्किल हो सकती है। बहुत सुंदर। वो जो विष्णु पुराण का जो साविद्या जब विमुक्त है, वो यही श्लोक है कि कर्म तत्कर्म जन बंधाए, अगर कोई कर्म बंधन में बांधे तो वो कर्म नहीं है, क्योंकि बंधन बांध रहा है। साविद्या जब विमुक्त है, विद्या वो जो आपको मुक्ति दिलाते। इसीलिए फ्रीडम फ्रॉम वांट मेरे देश में था। हाँ। उनके लिए फ्रीडम टू वांट था। ये भगवान जाने ये बेचारा निरपराध सा आदमी, निर्दोष सा आदमी कब पश्चिम के चक्कर में फ्रीडम टू वांट पे चला गया। शादियों में अनाप शनाप खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं, ओवर एक्सपेंसेस करते हैं। इस पे बहुत ध्यान है, फैशन पे बहुत ध्यान है, आउटर प्लेजर्स पे बहुत ध्यान है, चमक दमक पे ध्यान है, आंतरिक अंधेरा छाया हुआ है। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम अपने साथ है। हाँ। क्योंकि दो लोग बड़े हुए, ना उसको पति होने का संबंध का ज्ञान है, हाँ। ना उस लड़की को ज्ञान है। मेरा बेटा बड़ा हुआ, मैं एक बड़ी सी लड़की, सुंदर सी लड़की ले आया, दो बेवकूफ़ों की शादी करा दी, उन्होंने तीसरा बेवकूफ़ पैदा कर दिया, तीसरा बेवकूफ़ ऐसे कहीं और भी पैदा हो गया और मूर्खों की सभा बन गई। शिव जी 20-30% हो तो डंडा दे के सुधार सकता था, 80% बेवकूफ़ी में तो बगावत ही होगी। मुश्किल हो जाता है इस पॉलिसी मेकर के आगे, क्योंकि छोटी संख्या होती तो मैं समझा लेता। और आज हालत क्या है, 10% लोग कहते हैं कि गलत हो सकते हैं। मैं कहता हूँ ना, 10% नहीं, 90% गलत है। 10% तो उसका प्रमाणीकरण आ रहा है, 10% तो उस बेपरवाही लापरवाही का नतीजा है। तभी हम ऐसा समाज में रहते हैं जो असुरक्षित है, ऐसे समाज में रहते हैं जहां में विश्वास नहीं, ऐसे समाज में रहते हैं जो प्रदूषित है। मैं इसमें बड़ा एक बात को बोलता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि यदि आपके घर पे गुंडे नहीं आ रहे या आप शिकार नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था अच्छी है। असल में गुंडों पे टाइम नहीं है। बिजी है काफी। जिस वक्त भाई उन्होंने लूटाया है, जो उन्होंने कमाया नहीं था वो लूटा, तो उसको खर्च करने में टाइम ले रहे हैं। जिस दिन उनको ध्यान आ गया, आप अगला शिकार होंगे। मेरा बेटा रोड से सेफ तभी आएगा जब सब समझदार होंगे। मुनि स्कूल की सफलता तभी कहलाएगी जब सभी लोग हम बेहतर समाज को दे पाए। और ये किसके लिए दे रहे हो? आप अपने लिए दे रहे हो। पॉलिसी मेकर्स, भारत तो इस संदर्भ में रहा है कि पुनर्जन्म होता है। हाँ। क्या ऐसे घर में जन्म लोगे जहां पर आपकी जिंदगी हर रोज खतरे में हो? आप अपने लिए करो। आप अगर पॉलिसी मेकर्स हो, मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूं, अपनी बेटी के लिए आप अपना बेटा तो अच्छा बना लोगे, अपने बेटे के लिए लड़की अपनी बेटी को दोगे? आपकी लड़की कितनी भी आप तैयार कर लोगे, अगर समाज तैयार नहीं होगा तो एक गलत दामाद आपकी सारी जिंदगी खतरे में डाल सकता है। आपके बच्चे आपको खतरे में डाल सकते हैं। ये आपके भविष्य के लिए है, ये बुढ़ापे के भविष्य नहीं कह रहा। आप दोबारा भी इस धरती पे आओगे, क्योंकि हम तो कहते हैं ना पुनर्जन्म होता है। दोबारा आओगे तो ये बताना मुझे कैसे समाज में आना चाहोगे, क्योंकि ये धरती आपको दोबारा बुलाएगी। यकीन मानना, मुझे नहीं पता कि आप जवानी तक पहुंच पाओगे या किसी का शिकार हो जाओगे। अपने लिए करो दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया आपके काम को नहीं, फुटप्रिंट को देखती है कि क्या छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि कल जब मैं आऊंगा इसी परिवार में या इससे रिलेटेड परिवार में आऊंगा
और अगर गलत बीज बोए हैं ना, तो कहते हैं लोग कुछ कि पिछले जन्म का फल चुकाना पड़ेगा। और अब कहीं विश्व में कोई स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह अशांति है। अशांति इस लेवल पे है हाँ। कि आदमी अंदर से भरा बैठा है। हाँ। महाभारत बाहर नहीं हो रही, अंदर हो रही है। तो इस महाभारत को सुधारने या ठीक करने के लिए मेरा आह्वान है कि इस पॉलिसी मेकर से, इन शिक्षाविदों से, ये कहीं सुविधाओं से नहीं सुधरेंगे, ये दंड से नहीं सुधरेंगे। अगर दंड से सुधरते तो पहले स्टेट लेवल पे जेलें होती थी 2-4, फिर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई, मैंने सुना ब्लॉक लेवल पे होने वाली हैं। हर गांव की अपनी जेल होगी दोस्तों, उससे नहीं सुधरेगा। सुधरना तो आदमी को पड़ेगा। बहुत सुंदर। मैं सर आपके साथ ये सब जान के, समझ के, समाज के दर्द को और उसका समाधान पाके जो शिक्षा के माध्यम से आ सकता है, मैं अपने शब्द बयान नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर पे स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जिस भी लेवल पर हैं, वो ज़रूर अशोक ठाकुर जी की इस शानदार उपलब्धि जो सबके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जिससे हमारा व्यक्ति भी निर्माण हो, परिवार निर्माण हो, समाज निर्माण हो और देश और विश्व का कल्याण हो। ऐसी पद्धति मुनि इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा मुनि मैथोलॉजी के रूप में अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट एक माध्यम बनेगा आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और हम एक सुंदर और एक सुरक्षित समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा ज्ञान, और मैं समझ सकता हूँ कि ये अंतहीन है, आपका जीवन है पूरा जो बोल रहा है। और जैसे हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं, मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुनि इंटरनेशनल स्कूल का, अशोक ठाकुर जी आपका, आपकी पूरी टीम का। हमारी ये बात पहुँचाने के लिए मीडिया से दिनांक टाइम्स, उनके जो चीफ एडिटर हैं अमित गोयल जी का, कल्पना जी का जो एडिटर हैं उनका, लाइफ स्किल एकेडमी की फाउंडर ऋचा सिंगल जी का, देवालय संस्थान का, इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये जो ज्ञान, ये जो समझ और ये व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन मुनि मैथोलॉजी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को और वर्ल्ड को अवेलेबल है, इसका दुनिया फ़ायदा उठाएगी। सर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ फिर आपसे मुलाकात होगी और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। मैं एक बात कह के ऐड कर देना चाहता हूँ जी। अब इस मुनि मॉडल को AICTE और यूनिवर्सिटीज़ भी लेने जा रही हैं। ओके, वेरी गुड। क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल तो होते हैं, जी। पढ़ाएं कैसे, किस मेथड से, ये नहीं पता होता। तो अब वो भी लोग ले रहे हैं और बहुत सारे देश इसमें इंटरेस्टेड हैं। अभी जापान के 19 स्कूल आए हुए थे इस बात को समझने। जी। मैं चाहता हूँ कि जब तक दुनिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि 50 बार ऐसे बम बन चुके हैं जो 50 बार इस दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। अभी ट्रंप जी कह रहे थे 150 बार में ख़त्म कर सकता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब 150 बार आप ख़त्म कर सकते हैं तो दूसरे का बटन कौन दबाएगा? आपके पास 150 की ताकत है, पहले में ही जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो 149 के बटन कौन दबाएगा? आओ, शरीरों के तो एम्स खुले हैं, दिमागों के भी एम्स खोल लें, ताकि दुनिया जब तक परमाणु बम दबाए, हम हंसी का बम दबा लें, हम एक खुशनुमा वातावरण का बटन दबा लें, हर आदमी हंस करके गले लगा ले एक दूसरे को। लड़ाई में नहीं, संवाद, सहमति और सहकार में जीवन है दोस्तों। आओ उसको करें। और ये योगदान होगा, और ये योगदान शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। पूरे समाज, पूरा देश और विश्व शिक्षा से ही सुरक्षित रह सकता है, उसी से संवेदनशील रह सकता है और उसी से उपयोगी रह सकता है। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।